राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की जनता की सेवा करने के अपने अटूट संकल्प को दोहराते हुए सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने कही कि सेवा तीर्थ का समर्पण जन सेवा और नागरिकों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा तीर्थ कर्तव्य, करुणा और इंडिया फर्स्ट, भारत प्रथम के सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक उज्जवल और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा और सभी के कल्याण के प्रति अथक समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा और हर नागरिक की भलाई के लिए समर्पण भाव से आगे बढ़ने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसराय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है।
साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। नई दिल्ली में ICAR-IARI पूसा का 64वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वहीं DARE के सचिव ML जाट के साथ IARI के निदेशक CH श्रीनिवास राव एवं संस्था के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नवदीक्षित छात्रों को कृषि मंत्री ने संबोधित किया और कहा कि दीक्षांत समारोह आपके जीवन की नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हमारी गेहूं की किस्में दुनिया में चमक बिखेर रही हैं। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कृषि के महान वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन को भी नमन किया। आज मैं बधाई देता हूं अपने उन सारे बेटे बेटियों को जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है, लेकिन ये दीक्षा का अंत नहीं है, ये जीवन का नया आरंभ है, नया प्रारंभ है। ICAR की उपलब्धियों के बारे में अभी बताया गया, मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आज जाट साहब आपको मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, 2 साल बाद पूरे 100 साल होने वाले हैं, तो हमारा शताब्दी वर्ष धूमधाम से और अनूठे तरीके से मनाया जाए, उसके लिए एक कमेटी बना दे। हमारी अनंत उपलब्धियां हैं। आज चावल के उत्पादन में भारत चीन को पछाड़ के दुनिया में नंबर 1 बन गया है, और पूसा के बासमती की महक आज सारी दुनिया का मन मोह रही है। हमारी गेहूं की किस्में आज पूरी दुनिया में चमक बिखेर रही है। कई फसलों के उत्पादन में हमने रिकॉर्ड तोड़े। आज इस महान अवसर पर मैं हमारे महान वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, और बच्चों से यह कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में उनको प्रेरणा मानते रहना। और दिल से एक बात कहना चाहता हूं, मैं जो करता हूं वो दिल से कहता हूं। यह जीवन अमूल्य है, उस यहां से निकलने के बाद हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, लेकिन कुछ बातें याद रखना। एक, जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। जिंदगी केवल मौज और मस्ती के लिए भी नहीं है। जिंदगी है उद्देश्य पूर्ण जीवन के लिए। कोई लक्ष्य तय करो बेटा बेटियों। हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि जिंदगी में आगे करना क्या है। लक्ष्य तय करो, उस तक पहुंचने का रोड मैप बनाओ, फिर मेहनत से उस रोड मैप पर चलो। याद रखना, व्यक्ति जैसा करता है वैसा बन जाता है, जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। इस अवसर पर अपने बच्चों का अभिनंदन करता हूं। आज यहां से विदा होके जाओगे, अलग अलग क्षेत्रों में कोई साइंटिस्ट बनेगा। मुझे लगता है कि कई की इच्छा तो ये होगी कि वैज्ञानिक ही बने, एग्री साइंटिस्ट। और मुझे पता है कि आप ICAR और IAR की परंपरा को आगे बढ़ाओगे, उसको कभी भी कलंकित नहीं करोगे, उसको नीचा नहीं देखने दोगे। कोई हो सकता है खेती के क्षेत्रों में, मैं चाहता हूं देखो आपने जो एग्री एजुकेशन प्राप्त किया इसको भूलना मत। आप साइंटिस्ट बने, आप प्रोफेसर बने, आप खेती करना चाहें, वह जरूरत है किसानों की। ऐसे किसान हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके बच्चे हैं ऐसे जो खेती कर रहे हैं और उत्पादन पद्धतियों के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। मैं भी किसान हूं, मैं भी खेती करता हूं। कोई एग्री एंटरप्रेन्योर बनेगा, स्टार्टअप्स, नवाचार, नई नई पद्धतियां, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स,
पद्धतियों को विकसित करने का काम करेगा। अगर दूसरी नौकरी में भी चले जाओ तो भी खेती के कल्याण को मत भूलना, किसानों के हित सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना। मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। खूब यशस्वी बनो, ऐसा जीवन जियो कि जमाना देखे कि अरे किया है तो इसने किया है। अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने गुरुजनों का नाम भी रोशन करो, अपने देश का, अपने संस्थान का नाम रोशन करने लायक काम करो और जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया कहे कि इसने हमें दिया है और तुम कर सकते हो। ये मेरी मान्यता है। एक बार फिर से मेरी शुभकामनाएं भी, और मामा हूं तो आशीर्वाद भी जरूर दूंगा, कंजूस नहीं हूं। जगत जननी तुम पर आशीर्वाद की वर्षा करे, तुम सुखी रहो, निरोग रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो और तुम भी मिलकर सबका कल्याण करो, भारत का भी और वसुदैव कुटुंबकम के भाव से दुनिया का भी। और इस मंत्र को सदैव याद रखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और तुम्हारा जीवन भी इस कल्याण के कामों में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी गांव से 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। ये पहल राजधानी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का हिस्सा है। इन नए केंद्रों के शुभारंभ के साथ दिल्ली में कुल आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या लगभग 370 तक पहुंच गई है, जो पिछले 1 वर्ष में स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य लगभग 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करके हर स्थानीय समुदाय तक सुविधाजनक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। हमारे साउथ दिल्ली के पूरे गांव देहात को लाभ देने वाले करोड़ों रुपए की परियोजनाएं आज पूरी साउथ दिल्ली में चल रही हैं, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलने वाला है। हमारी सरकार की नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है। और आज इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन और इसके साथ साथ और 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खोले गए, अब पूरे 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें अनेकों सुविधाएं जिसके लिए जनमानस तरसता रहता था, यहाँ आपको 100 तरह की टेस्टिंग्स बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। यहाँ आपको वैक्सीनेशन, चाहे वो बच्चे की हो चाहे गर्भवती महिला की हो, इन सारी चीजों के लिए वैक्सीनेशन आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे हमने 20 बेड का जच्चा बच्चा केंद्र भी खोला है। मुझे खुशी है ये बताते हुए 1471 करोड़ की लागत से हमने आपकी ये मेहरौली बदरपुर रोड के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी है। 1471 करोड़ के लिए, जिससे इस पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। 3 नए स्कूलों का तोहफा हम छतरपुर विधानसभा को दे रहे हैं। इसी तरीके से 4 एलिवेटेड रोड, जो कि छतरपुर मेन रोड से एसएसएन मार्ग तक का सड़क विस्तार, छतरपुर की 100 फुटा रोड से इग्नू तक का जो एलिवेटेड रोड है, और इग्नू रोड से लेकर के एक और एलिवेटेड स्ट्रेच जो है, और अनुवत मार्ग से आईएनए मार्केट से होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कनेक्टिविटी आपके क्षेत्र के लिए पास कर दी है। ये सारे के सारे काम जब पूरी तरीके से टेंडर प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे और आपके क्षेत्र में काम दिखाई देने लगेंगे, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली को कितना अधिक विकास दिया है, कितनी उसकी गति बढ़ा दी है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है।
Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 9 वर्षों की हमारी यात्रा एक अपराध से अनुशासन की यात्रा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया और राज्य में विश्वास महसूस कराया है। योगी ने ये भी कहा कि हमने जनता के मन में विश्वास भरा है और आर्थिक, सामाजिक तथा बुनियादी ढांचागत सुधारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी है। महोदय, ये वर्ष के शुरुआत में किसी भी सरकार के उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का अभिभाषण। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल यहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई थी और कार्यक्रम के बारे में ऐसा नहीं कि अचानक कार्यक्रम थोपा गया हो। दलीय नेताओं की बैठक में भी और कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात पर चर्चा होती है कि आगे का हमारा बिजनेस क्या होगा। विकास के मुद्दे हों, सुरक्षा के मुद्दे हों, वेलफेयर के मुद्दे हों, ये बिना भेदभाव के सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए दिया है। महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी, 2-3 बातें उसमें प्रमुख रूप से थी कि 6 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास से, डबल इंजन सरकार के द्वारा उन्हें बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर किया गया है। ये नीति आयोग के वे आंकड़े हैं जो उन्होंने पूरे देश भर में सरकार के विकासपरक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम सामने आए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनको इन अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। उनको जो राशन की सुविधा मिल रही है वह यथावत मिलेगी, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिल रही हैं वे यथावत मिलती रहेंगी, शासन की अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी। लेकिन सरकार के जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम का असर कैसे पड़ा है वह उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का वह कारण बने, इस दृष्टि से वह योजना किस रूप में आज अपना असर दिखा रही है। एक एक योजना, वह हर घर शौचालय की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर हर उस गरीब परिवार को छत देकर के एक पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या 1 करोड़ 6 लाख उन परिवारों को जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 12,000 रुपए की सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये यथावत चलती रहेंगी और अन्य जरूरतमंदों को भी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। यह सरकार उसके साथ जोड़ रही है, ऐसा नहीं किसी को रोकने के लिए, बल्कि उसमें और क्योंकि उसके परिणाम आ रहे हैं, लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़कर के उसका लाभ लिया है। सरकार इस बात को लेकर के ही आज इन कार्यक्रमों के साथ उस परिणाम के बारे में भी सदन को अवगत करा रही है, क्योंकि उपलब्धियों के साथ साथ भावी कार्य योजना ही दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का। संसद में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और विधानसभाओं में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, और राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात को यहां पे प्रस्तुत करने का है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजों को अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है। कुछ अन्य मुद्दे भी आपने उठाए हैं
और सचमुच ये 9 वर्ष, अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी ये यात्रा केवल एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति थी, साफ नियत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हां यूपी भी कर सकता है। आकाशवाणी और यूनेस्को के तत्वाधान में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में रेडियो की भूमिका, उसकी विश्वसनीयता और समाज पर उसके प्रभाव को रेखांकित किया गया। विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसे वर्ष 2011 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य रेडियो की पहुंच, विविधता और लोकतांत्रिक संवाद में उसकी भूमिका को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रेडियो स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि रेडियो न केवल सूचना देता है बल्कि समाज को जोड़ने का कार्य भी करता है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे प्रदेश के दूरतम कस्बे से आते हैं और इसलिए रेडियो का महत्व भली भांति समझते हैं। सबसे पहले आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो और एआई यह सामयिक और सभी के लिए उपयोगी विषय है। वर्तमान समय सूचना क्रांति का है। जब सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा है, तब इसका सदुपयोग करके रेडियो को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनोपयोगी बनाया जाए, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। सही समय पर सही जानकारी नागरिकों के विकास में मददगार होती है। इसमें रेडियो की भूमिका शुरू से ही अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। लोक प्रसारक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। जल्दी खबरें देने की होड़ में निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा के बीच आपकी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना देने की परंपरा से आपकी विशेष पहचान है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। मैं प्रदेश के दूरस्थ अंचल जसपुर से आता हूं। मुझे याद है जब गांवों तक किसी भी समाचार माध्यम की पहुंच नहीं थी, तब से रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें देश दुनिया की गतिविधियों से अवगत कराता है। आकाशवाणी में आम आदमी की जरूरत के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। समाचार, शिक्षा और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम लगातार प्रसारित होते रहते हैं। हमारे किसान भाइयों और ग्रामीण अंचलों के लिए आकाशवाणी विशेष भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के लिए रेडियो को चुना है। यह रेडियो में प्रसारित होने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम है। रेडियो से कृषि, ग्रामीण विकास और जल कल्याण से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते हैं। इससे गांवों तक उपयोगी जानकारी पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 6 स्टेशन बहुत पहले से संचालित हो रहे हैं। रायपुर से विविध भारती सेवा भी संचालित हो रही है।
मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां अंबिकापुर में प्राइमरी स्टेशन है। वहां से विविध भारती मुंबई के लिए अलग ट्रांसमीटर भी लगा है। मुझे बताया गया है कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेडियो कवरेज को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 2 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटर के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें से 10 किलोवाट क्षमता का एफएम ट्रांसमीटर अंबिकापुर में स्थापित किया जाएगा, जो पुराने एफएम ट्रांसमीटर का स्थान लेगा। वहीं दूसरा एफएम ट्रांसमीटर 5 किलोवाट का होगा, जो सरायपाली में स्थापित किया जाएगा। इस ट्रांसमीटर के लगने से सरायपाली केंद्र की कवरेज क्षमता बढ़कर 5 गुना हो जाएगी। प्रदेश के दूरस्थ अंचल जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर और सरायपाली में भी आकाशवाणी केंद्र और रिले स्टेशन संचालित हैं। इन केंद्रों से एफएम सेवा का प्रसारण भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में आकाशवाणी का बड़ा योगदान है। अब जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और बैलाडीला में भी एफएम के नए ट्रांसमीटर लगाए जाने की तैयारी है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहद प्रसारण संभव होगा। आज संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित किया और अपने 4 फरवरी के भाषण से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिलाया। खड़गे ने कहा कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान मैंने सामाजिक न्याय और संसदीय विषयों पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाषण का बड़ा हिस्सा रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है उसमें उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां और सरकार पर उठाए गए प्रश्न शामिल नहीं हैं। खड़गे की टिप्पणी पर सदन के सभापति ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं आपका ध्यान 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण पर दिलाना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने का एक बेहतरीन अवसर था, पर वे बातें अभिभाषण में परिलक्षित नहीं होती। इसी भाव के साथ मैंने सामाजिक न्याय से लेकर संसदीय तंत्र पर तथ्यों पर मैं अपने बातें रखी थी, लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण को शब्दशः पाठ की समीक्षा करने पर मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित औचित्य के या तो एक्सपेंशन दिया है या बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। मैंने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि मेरे भाषण के अनरिकॉर्डेड पोर्शंस वे हैं जिसमें मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज पर तथ्यों के साथ टिप्पणियां की है और प्रधानमंत्री जी की चंद नीतियों की आलोचना की है। वे पूरी तरह से धन्यवाद प्रस्ताव के दायरे में आते थे और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे भाषण का इतना बड़ा हिस्सा काटना, हटाना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत सांसदों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के अधिकार को लेकर भी चिंता प्रकट करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हटाए गए अंशों पर पुनर्विचार करते हुए बहाल किया जाए। आपसे मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम नो 1 मिनट प्लीज बी आप मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आप जनता के बीच अनरिकॉर्डेड वर्जन को साझा करने को बाध्य होगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम